अष्टभुजा शुक्ल की एक महत्वपूर्ण कविता हाथा मारना, जो ग्रामीण भारत और किसानी जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रखता है, इस कविता का मैं पाठ करता हूँ। हाथा मारना, जो कि मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण कविताओं में शामिल है। उसने पूछा कि अब तक मैं कहाँ था। उसने पूछा कि अब तक मैं कहाँ था। मैंने बताया कि खेत में था। उसने परिहास किया कि कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके प्रतिनिधि, तमाम लौह विचारक और योजनाकार, उर्वरक और कीटनाशक, हरियाली के जिंक और डंकल के बीच सभी तो किसानों के लिए हलकान हैं, लेकिन तुम कवि आदमी खेत में क्या कर रहे थे? मैंने कहा कि हाथा मार रहा था। वह चकरा गया और बोला, हाथ तो जानता हूँ, हाथी भी समझता हूँ, हथियाने की कला भी सीख चुका हूँ, लेकिन यह हाथा मारना क्या होता है? क्या यह आँख मारने, झक मारने या रेड़ मारने जैसा कोई मुहावरा है? मैंने कहा, पहली बात तो यह कि हमेशा मुहावरे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरे, मैं स्वयं अपनी कविता का अर्थ बताने वाला कवि नहीं, यानी कि मैं ऐसी कविताएं लिखता हूं जो लौटकर कभी कवि के पास नहीं आती। तीसरे, कागज़ पर मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता। इसलिए खेत में लिख रहा था, अर्थात हाथा मार रहा था। उसने कहा, तब तो यह हाथा निश्चय ही कोई स्थानीय शब्द होगा, और तुम कविता में इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि कोई बैचलर लड़की तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। मैंने कहा, अव्वल तो मैं लिखने के लिए शब्दों पर निर्भर नहीं करता। इसे यूँ समझो कि भाषा से क्रियाएं संपादित नहीं करता, बल्कि क्रियाओं से भाषा संपादित करता हूँ। कुछ कर रहा होता हूँ तो समझो लिख रहा होता हूँ। दूसरे, लिखना मेरे लिए प्यार करने का साधन नहीं है। इस गप्पबाजी के बाद हाथा शब्द पर आता हूँ, क्योंकि यह तुम्हें इतना आपत्तिजनक लग रहा है जैसे यह कोई आपत्तिजनक मुद्रा हो। तो हाथा के लिए पहले बढ़ई के पास जाना होगा। सुनो, तो हाथा के लिए पहले बढ़ई के पास जाना होगा, फिर जाना पड़ेगा लोहार के पास, जिसने इसमें ठोकने के लिए लोहे का बंद बनाया। और कहा जाता है कि बढ़ई की अक्ल तब काम करती है जब लकड़ी बढ़ी हुई हो, और लोहार की तब भी काम करती है जब लोहा घटा हुआ हो। समझ गया, वह बोला। इसके माने हाथा कोई बेलचे जैसी चीज़ है? मैंने कहा, तुम शब्दों को पहेली की तरह समझने के आदी हो। मैंने कहा, तुम शब्दों को पहेली की तरह समझने के आदी हो, जबकि मैं उन्हें कहानी की तरह कहने में यकीन करता हूँ। हाँ, हाथा काठ का बेलचा ही है। बेलचे से ठोस चीज़ें उठाई और फेंकी जाती हैं, जबकि हाथा से पानी। जहाँ ज़मीन अचड़ होती है, वहाँ के पौधे हाथा के ही सपने देखते हैं। उनके लिए पाताल तोड़ कुएँ जैसे गूलर के फूल, नहरें जैसे आकाश गंगाएं, पंपिंग सेट जैसे हाथी के सूंड, नदियाँ जैसे प्लास्टिक की साड़ियाँ। हाथा का विकल्प केवल बादल हो सकते हैं। लेकिन बादल ही भरोसेमंद होते तो हाथा की नौबत ही क्यों आती? उसने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, कृषि अनुसंधान केंद्र भी तो हाथा के विकल्प हो सकते हैं, और कविता के नए विषय भी। तो क्यों तुम उसी गांव, खेत और अटेलू मटेलू में पड़े रहते हो, कंठमाला की तरह? मैंने कहा, जो खाऊंगा वही बताऊंगा, जहां गया वही जगह, जिससे मिला उसी का नाम, पसीना गिराया तो खून नहीं बता सकता, सहयोग को सहायता नहीं कह सकता, समझौते को सह अस्तित्व पुकारना मेरे बस की बात नहीं, गद्य को कविता नहीं कह सकता तो नहीं कह सकता। हरामी लोगों का कभी अकाल नहीं रहता, इसलिए अब मैं लुप्त होती जा रही चीज़ों पर इतनी खराब कविताएं लिखना चाहता हूँ
जिसमें कवित्व नाम की चीज़ न हो, और हो सके तो पढ़ सुनकर लोग मुझे गालियां और अभिशाप दें, और छपाई कला केंद्रों से बहिष्कृत कर दिया जाऊं, फुटपाथ पर दुकान लगाऊं पांडुलिपियों का, जहां पुलिस अपने डंडे से फाड़ डाले कागजों को। हमारे वक्त के कुछ चश्मदीद नमूने हैं कि शब्दों के खून छिटके हैं जगह जगह, कि सारे कुकर्म रोशनी में हो रहे हैं, कि वक्तव्य से बड़ी भूमिकाएं हैं, कि रो रहे हैं नाखून और बाल, कि गलत उद्धरण दिए जा रहे हैं, कि किस किस सफ़े पर लिखा जाएगा इत्तेलम। कुछ लोगों के लिए सोचने का काम फ़ायदे का है, कुछ लोगों के लिए सोचने का काम फ़ायदे का है। कुछ लोगों को कहीं गिरी हुई मिल गई है घोड़ा खरीदने की एक रसीद, और वे अश्वारोही मान लिए गए हैं। कुछ को मिल चुकी है त्रिभाषा फार्मूले की सज़ा। मुझे माफ़ करना, अचड़ ज़मीन के सूख रहे पौधों मैं जैसे हमला करने के लिए हाथा मार रहा हूँ। आभासी परछाइयों से पटे जिबह किए गए मौसम, अनभ्यस्त उरोजों और चुत्तड़ घिस के इस पर्व के पूर्णाहुति पर मेरे हाथा मारते हुए हाथों को पकड़ लो, इसके पहले कि ठीक हो जाए ट्रांसफार्मर, और फ़ोन नेटवर्क बिजी रटना बंद कर दे, हम कोई झरना पकड़कर लटक जाएं पहाड़ों से किसी कैमरे के क्लिक होने से पहले। अब भी सुबह सुबह सूरज धूप की अपनी दरी बिछा देता है कि जगत के सारे दीनहीन बैठकर पंचायत कर सकें कि किधर मोड़ना है वक्त को, पानी का मुंह किधर हो और किधर हो बिजली का मुंह। टेलीफोन का चोंगा उल्टा रखा जाए या सीधा, कि बर्रों की तरह सारे तार नोच कर हिंद महासागर में फेंक दिए जाएं। किसान यूनियन की हरी हरी टोपियों का मुंह सुग्गों की तरह सुर्ख हो गया है, उनके पंजों में टांस लगी है और पंखों पर हेलीकॉप्टरों से किया गया है शहद का छिड़काव। सोंटों के नथुने फड़क रहे हैं, सड़ी हुई प्याज, सड़ा हुआ आलू, और खेतों में अपने हाथों जलाए गए गन्नों के साथ आत्महत्या की लाशों का समेत बू लाल किले के ऊपर मंडरा रहा है। इत्र में भीगी रुमालें हलकान हैं कि यह किसानों का देश है या शमशान है। धरती को भी कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है। पृथ्वी शुक्त की रचना करने वाले ऋषि शेषनाग, गैलीलियो, धन्वंतरी और उपग्रहों को भेजे गए हैं परिपत्र कि वे पहुँचे व्हाइट हाउस 0.33 सेकंड के भीतर। चिंता कोई मामूली चीज़ नहीं है। आम आदमी का बदन ही उसका निवास स्थान है, लेकिन किसी खास आदमी को वह आँखों से भी दिख जाए तो वह बार बार ठीक करता है अपना नेकटाई। उसे तुरंत जुखाम हो जाता है कि इस पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले के माथे पर दिखाई देनी चाहिए चिंता की लकीरें। थोड़ा पसीने का प्रबंध हो जाए तो और अच्छा। चेहरों पर चेचक जैसे दुख और दुरात्माओं को भगाने के लिए सुलगती रहे चांदी की अंगीठी में लोबान। अब की जगदीश चंद्र बसु ने इस पृथ्वी बचाओ महोत्सव की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया तो क्या। हरियाली के अचार कांच के पारदर्शी जारों में सजाए गए हैं, पानी के हाथों को पीछे से बांध दिया गया है और नवजात हवा नाक रगड़ रही है उन फर्शों पर जिन पर मृग चर्म के जूतों की परछाइयाँ बिलख रही हैं। इस प्रदर्शनी में खेतों के सारे औजार करीने से लगाए गए हैं। धार से कम और अपने भार से ज़्यादा काटने वाला वह आदिकालीन गड़ासा भी है। नोक से कम अपनी झोंक से अधिक खोदने वाली ब्रह्मकालीन खंती भी है। मूठ से कम झूठ से बेसी चलने वाली खुरपी और तनी एक नली की तरह ढेंकली जिसमें बरहें से बधी सरक पताली कूड़ आपके दिमाग को चकराए बिना नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही कुदाल, हंसी जैसी हंसिया और भूत के पिछले पाँव की तरह फावड़े जिन पर मिट्टी का एक भी कण नहीं। यहाँ मैं भी दिख जाऊँगा अंगूठा लगाते हुए, जिसे प्रमाणित करेगा कोई सक्षम अधिकारी कि मैं कोई धांधली नहीं कर सकता, कि मेरी पहचान करने वाला कोई है इस दुनिया में। दर्शन नगर से
आए हैं देखने वाले, ज्ञानपुर से समझने वाले और प्रेमनगर से कई रसिया, दूसरी दुनिया के कुछ दंगा विशेषज्ञ और मरने पर आए हैं वैद्य तथा पृथ्वी पर कविता लिखने वाले कवि। किसी ने बताया कि पृथ्वी का नमक कम हो गया है, किसी ने बताया कि पृथ्वी का नमक कम हो गया है तो चलाना चाहिए नमक आंदोलन। किसी ने पूरक प्रश्न उठाया कि 4 महीने रजस्वला रहती हैं नदियाँ तो सिरे से दूर नहीं हो सकता है प्रदूषण। प्रेमियों का कहना था कि खिन्न मना वसुधा को धीरे धीरे चूमना चाटना चाहिए। दंगा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि संतुलन बनाए रखने के लिए जहाँ जिस मजहब के जितने अधिक लोग हों उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। कवियों की राय थी कि शब्दों में मधु, घी, शिलाजीत, राख, शाही के कांटे या सोडियम रेडियम जैसे तत्व भर देने चाहिए। विचारों के डिस्पोजल सिरिंज से राष्ट्राध्यक्षों और पर्यावरण मंत्रियों ने पक्का आश्वासन दिया कि पृथ्वी को बचाने के लिए झोंक दी जाएगी सारी ताकत। न आने पाएगी बाढ़, न जाने पाएगा सूखा, न असिंचित रहेगी सुचग्र भूमि, कुछ नहीं तो बीच में खड़ा कर दिया जाएगा उत्तोलक का सिद्धांत। हाथा मारते मारते मेरे पखुरे भर गए हैं, हाथा मारते मारते मेरे पखुरे भर गए हैं। अचड़ ज़मीन पर पानी चढ़ाते चढ़ाते, पानी में खड़े खड़े मेरे हाथों और पैरों की चमड़ी सिकुड़कर सफ़ेद हो रही है, कमर दर्द कर रही है, झुके झुके चूर चूर हो रहा है बदन, यह जानते हुए भी कि थूक चटाकर मुसरी नहीं जिलाई जा सकती, मूत मूत कर धान नहीं उपजाया जा सकता। पहले छेद पर ही रखी हो उंगली तो फूं फूं करके रह जाएगी बांसुरी। सूप पीट पीट कर भगाया जा रहा है दलिद्दर, अंडे और कुम्हड़े फोड़ फोड़ कर तड़फड़ाए जा रहे हैं प्राण, अगरबत्ती सुलगा कर भरी जा रही है कोख, और मैं और मेरे जैसे जाने कितने शुष्कमती जाने किस उम्मीद में हाथा मारे जा रहे हैं अचड़ ज़मीन पर। सारा पानी ढुलक कर आ रहा है हमारे ही पैरों की ओर, तो मैं पागलों की तरह आंख मूंद कर ऊपर की ओर उछालने लगता हूँ पानी, जैसे आसमान ही संसार का सबसे बड़ा रिहार है। 3 हाथ की सीढ़ी ठहरी, 7 हाथ के पांव और आसमान में हाथा मारे लड़मक पूरा गांव। झरती ओस के पर्दे में अभी अभी निकला पंचमी का पीला चांद, गरम गरम सरसों की तेल की कटोरी जैसा पुरसा बराबर दिख रहा है, जिसे एड़ी उठाकर अभी मैं उतार लूँगा और आहिस्ता आहिस्ता मालिश करूँगा अपने थके हारे और सिहरते बदन पर। भविष्यवाणियों का बाज़ार गर्म है, भविष्यवाणियों का बाज़ार गर्म है। क्या पता कि किसके चमक जाएं कब सितारे, कौन छू जाए पारस से, कौन पड़ जाए रामानंद की खड़ाओं के नीचे, किसके दाहिने दिख जाए नीलकंठ और किसकी रुकती छींक के सामने कौन बन जाए सूरज। एक कला रहित रुलाई मेरे गले में अटकी है, मेरे गालों पर ढुलके हैं कटे बबूल के लाशे जैसे आंसू, जिसे हंस हंस कर चाट रहे हैं कुत्ते। मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कुत्तों के दांतों की रैबिज से, और खुश भी हूँ उनकी अमृता जीभ की कल्पना से, जिसे चाट चाट कर वे अपना बड़े से बड़ा घाव ठीक कर लेते हैं, अगर घाव गर्दन पर न हो तो मैं हाथों में हाथा पकड़े पकड़े, यानी कि काठ का कोई बहुत बड़ा चम्मच, यानी कि पानी उलीचने का बेलचा, यानी कि खेतों में प्यासे पौधों का सपना पकड़े पकड़े निंदिया हूँ। कभी स्त्री पुरुष योग देखता हूँ तो कभी स्त्री स्त्री योग, कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन योग देखता हूँ, कभी कदली स्तंभ और हंसिया योग, और जैसा कि घोषित किया जा चुका है कि अगला युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, और जैसा कि घोषित किया जा चुका है कि अगला युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, तो मैं दूध की ओर से खड़ा होऊंगा कि खून की ओर से, कि तेल की ओर से, कि ओस की ओर से, पौधों की ओर से, कि बादलों की ओर से, प्यास की ओर से, कि पखारने की ओर से, मंडूक की ओर, कि मूसक की ओर। हमारे असमंजस ही हमारे दुख हैं, हमारे असमंजस ही हमारे दुख हैं। कविता की खेती में जितने सुख हैं, खेती की कविता में उतने ही दुख और असमंजस।